तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को। ठीक है, इससे पहले हम लोग कहां तक देखे थे, तो नदी के बारे में इन डिटेल हमने देख लिया था कि नदी में आपका सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी सबकी सहायक नदियां के बारे में इन डिटेल हमने बताए हैं। और यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख करके आए, फिर भी नहीं देखे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं समझ में आएगी, समझ में बिल्कुल आएगा। जीके जीएस में ऐसा नहीं होता है कि पीछे पढ़े हैं तो आगे वाला नहीं समझ में आएगा, जहां से बैठिएगा वहीं से समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, बात को नहीं बनाते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा क्या कि भारत में प्रायद्वीपीय मैदान का निर्माण। ठीक है, भारत में प्रायद्वीपीय मैदान का निर्माण। ठीक है, भारत में प्रायद्वीपीय मैदान का निर्माण यह कैसे हुआ, तो कहानी सुनो। भारत जो है सबसे पहले कहां था, तो भारत जो था वह सबसे पहले आपका मकर रेखा पर था। ठीक है, और 1600-1500 वर्ष हम पुराना कहानी बता रहे हैं। ठीक है, 1600-1500 करोड़ वर्ष पुराना कहानी हम बता रहे हैं कि होता क्या है कि भारत जो है ना यह 5 सेंटीमीटर खिसकता जाता है। ठीक है, और खिसकते खिसकते जाता है और यह टेथिस सागर से टकरा जाता है। जब टकराता है कि नहीं, तो यहाँ पर हलचल हुई होगी, अरब सागर की मिट्टिया जो है वह बाहर निकला होगा, तो उससे ज्वालामुखी निकले होंगे, ज्वालामुखी की कुछ लावा जो है वह ऊपर निकल गया होगा, तो यह क्या बनाया होगा, पठार बनाया होगा, नीचे रह गई होगी तो वह भी पठार बनाया होगा। ठीक है, तो यही सब तो कहानी है। तो सुनो हिस्ट्री, इसका इतिहास समझो कि है क्या इसका इतिहास एकदम अच्छा से। इतिहास हम बता रहे हैं 1600 से 1700 करोड़ वर्ष पहले का, 1600 से 1700 करोड़ वर्ष पहले का हम बता रहे हैं कि भारत जो है ना वह कहां पर स्थित थी, तो भारत जो है ना वह मकर रेखा पर स्थित थी। ठीक है, भारत स्थित कहां थी, तो मकर रेखा, और यह 5 सेंटीमीटर जो है ना हर एक वर्ष 5 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष खिसकती गई। और होता क्या है, यह जो है जाकर के टकरा जाती है कहां से, टेथिस सागर से टकरा जाती है। याद है कि पृथ्वी के अंदर की प्लेटें जब आपस में टकराई थी तो टकराने के बाद पृथ्वी 2 भागों में बट गई थी। एक भाग अंडवाना लैंड बोला था और दूसरा भाग जो है ना वह गोंडवाना लैंड बोला था। अंडवाना लैंड ऊपर वाला और गोंडवाना लैंड जो है वह नीचे वाला था। इससे जो निर्माण हुई थी वह टेथिस सागर का निर्माण हुआ था। पेंथिया और पेंथलासा बताए हैं ना कि पेंथलासा जो है वह बाहर वाला भाग कहलाया, जबकि पेंजिया जो है ना वह अंदर वाला भाग कहलाया। पृथ्वी की सरफेस बहुत हॉट थी और जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ी, डेंसिटी बढ़ी, प्रेशर बढ़ा और पृथ्वी 2 भागों में बट गई। ठीक है, एक भाग कहलाया अंडवाना लैंड और दूसरा भाग कहलाया आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का हम लोग हिस्सा है, जिसका एक भाग होता है पेंथलासा और दूसरा होता है पेंजिया। पेंथलासा होता है बाहर वाला भाग और पेंजिया होता है अंदर वाला भाग। और जो इससे सागर का निर्माण हुआ, ठीक है, जो नदी का निर्माण हुआ वह हुआ आपका टेथिस सागर। बात समझ में आ रही है। और यही टेथिस सागर से जाकर के भारत क्या होता है, टकराता है। तो टकराने के बाद देखो क्या होगा, द्वीप का निर्माण होगा, आइलैंड का निर्माण होगा, प्लेट्यू का निर्माण होगा, पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि मकर रेखा पर भारत जो है ना पहले स्थित थी 5 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष। यह खिसकती गई और खिसकते खिसकते होता क्या है, यह जो है ना जा करके और टेथिस सागर से टकरा जाती है। टेथिस सागर समझ रहे हो ना कि पेंजला हो गया और उसके बाद में यह पेंजी और यह पेंथलासा, जो सागर का निर्माण हुआ है वह टेथिस सागर। यह बात बता दिए हैं। ठीक है, तो टेथिस सागर से क्या हो गई, टेथिस सागर से टकरा गई। अब टकरा गई तो देखो मिट्टी जो है यह आपका भारत है, यहां अरब सागर है, यहां पर आपका बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर से मिट्टियां बाहर निकले होंगे, ज्वालामुखी भी बाहर निकली होगी एकदम अच्छा से जी। यहां से जैसे ही टकराया कि नहीं, तो टकराने के बाद मिट्टियां बाहर निकलेंगे, ज्वालामुखी बाहर निकलेंगे और जैसे ही ज्वालामुखी बाहर निकलेगा कि नहीं, तो इसको जो है ना धीरे धीरे इसका मलबा पथरते जाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, वह ट्रैफ बनाएगा। धीरे धीरे यह भारी होते जाएगा, मजबूत होते जाएगा और निर्माण कर देगा आपका बेसाल्ट का। जैसे कि आप देख लीजिए कि लावा जो है ना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलती है और महाराष्ट्र में खुदाई जो है नहीं हो सकती है। कारण क्या है कि यहाँ की पठार है, ठीक है, वह कैसा है, तो यह कठोर है, मजबूत है। ठीक है, बोलिए। तो टेथिस सागर से क्या हो गया, टकरा गया। टकराने के बाद सुनो अरब सागर से क्या होता है, अरब सागर से मिट्टी हलचल हुई होगी, मिट्टी हलचल, उसके बाद में और क्या हुआ होगा, ज्वालामुखी बाहर निकले होंगे, ज्वालामुखी बाहर निकला होगा
ज्वालामुखी बाहर निकला होगा। और होता क्या है, ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है तो देखो इससे ज्वालामुखी जैसे ही यह बाहर निकले तो क्या होगा, यहां पर पठार बनेगा, पठार बनेगा, मैदान बनेगा, ठीक है। उसके बाद में पर्वत बनेगा, यही ना, पठार बना, मैदान बना, पर्वत बना। धीरे धीरे लावा क्या होता है, तो धीरे धीरे लावा जो है ना वह फैलते गया, जिसे ट्रैप कहा जाता है, ठीक है। लावा का फैलाव हुआ होगा। यहां से मेरे भाई, यहां अरब सागर है, यहां से ज्वालामुखी बाहर निकल रहे हैं, लावा बाहर निकल रहा है। लावा धीरे धीरे जो है ना यह बाहर निकल करके फैलते जाएगा। तो जब लावा फैलेगा तो किस चीज का निर्माण करेगा, ट्रैप का निर्माण करेगा। लावा फैलते गया, लावा फैलते गया और ट्रैप का निर्माण किया, ठीक है, ट्रैप का निर्माण किया। एवं मजबूत होने पर, एवं मजबूत होने पर बेसाल्ट का निर्माण किया, ठीक है, बेसाल्ट का निर्माण किया। यह लावा जो है ना सबसे ज्यादा कहां देखने को मिली, तो यह लावा जो है ना आपका महाराष्ट्र में देखने को मिला। तो महाराष्ट्र की पठार कैसी है, तो महाराष्ट्र की पठार जो है ना वह आपका कठोर है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में खुदाई करना बहुत ही टफ है। छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, यहाँ पर लावा जो है ना वह कम मात्रा में आई होगी। झारखंड में देख लीजिए, छोटा नागपुर का पठार देख लीजिए, उसके बाद में झरिया का खदान देख लीजिए, यहाँ खुदाई अच्छा से होती है। धारवाड़ का पठार देख लीजिए, कर्नाटक में सोना खूब मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा सोना जो है ना वह धारवाड़ का पठार कर्नाटक में मिलता है जी, ठीक है। मजबूत होने पर बेसाल्ट का निर्माण किया, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ना लावा कहां निकली, तो नोट में लिख लेना जी, सबसे ज्यादा लावा, सबसे ज्यादा लावा का निर्माण, लावा का निर्माण कहां हुआ, लावा का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र में। और यही कारण है कि यहाँ की जो है लावा परत, पठार क्या है, सब कठोर है। पठार जो है, पठार सबसे कठोर, सबसे कठोर, ठीक है। और यही कारण है कि यहाँ पर खुदाई नहीं किया जा सकता। लावा छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक में बहुत कम मात्रा में गई होगी, जिसके कारण यहाँ खुदाई आराम से हो जाती है। और दूसरा बात याद रखिएगा, यदि लावा बाहर निकली तो यह सब पठार बना दी, तो हो सकता है कि समुद्र में भी तो लावा होगी। जरूरी थोड़ी है कि यहाँ जब अरब सागर से निकल रहा है यह आपका भारत, और यह अरब सागर, जब अरब सागर से क्या है निकल रहा है लावा, तो जरूरी थोड़ी है कि वह बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कुछ तो है वह नीचा भी होगी। और यह जब नीचा रह गया तो क्या होंगे, इसके जलीय जीव मरेंगे, मछली मरेगा, कछुआ मरेगा, ठीक है। और जब मरेगा कि नहीं तो यही क्या बना देगा, पेट्रोल बना देगा, ठीक है। तो एक बम्बई जगह होता है, बम्बई हाई, यह जगह है अरब सागर में, और सबसे ज्यादा पेट्रोल भारत में यहीं से निकलता है, ठीक है। समझ में आ रही बात है। देखो कहानी बता दिए, जो इंपॉर्टेंट बात है, मुद्दे वाला बात यहाँ पर लिख देते, ठीक है। बम्बई हाई से सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकलती है, ठीक है, पेट्रोल बाहर निकलती है, ठीक है, बाहर निकलती है। समझ में आई बात। तो बम्बई हाई से, भारत में बम्बई हाई कहां पर है जी, तो बम्बई हाई जो है ना अरब सागर के अंदर है, ठीक है। अरब सागर में बम्बई हाई एक नामक ऐसा जगह है जहां से सबसे ज्यादा क्या होता है, पेट्रोल निकाला जाता है। यह बात समझ में आ गई कि इतिहास जो है 1600 से 1700 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत स्थित था पहले मकर रेखा पर 5 सेंटीमीटर, यह खिसकते गया, ठीक है। खिसकने से हुआ क्या, किया हलचल हुई, तेथिस सागर से जाकर के टकरा गया, टकराने से मिट्टी ज्वालामुखी बाहर निकले और निकल करके पठार, पर्वत, मैदान का निर्माण किया, ठीक है। यदि यही ज्वालामुखी की लावा जो है ना समुद्र के अंदर रह गए तो जलीय जीव मर गया और यह पेट्रोल का निर्माण किया, ठीक है। बम्बई हाई भारत में अरब सागर में एक ऐसा स्थित जगह है जहां से सबसे ज्यादा क्या होती है, पेट्रोल बाहर निकलती है, ठीक है। और उसके बाद में लावा फैलते गया तो ट्रैप का निर्माण किया, और यही लावा जो है ना मजबूत हो जाएगा तो क्या बना देगा, बेसाल्ट बना देगा, ठीक है। तो कुछ जो है ना चलो बता देता हूं कि आपका झरिया का खदान, उसके बाद में छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद में धारवाड़ का पठार, रायसीना का पठार, विदर्भ का पठार, ठीक है। यह सब कहां कहां स्थित है बता देते हैं। तो लिखो कुछ महत्वपूर्ण पठार, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण पठार। आराम से समझते चलिएगा, ये सब कहानी है छोटा छोटा। कुछ महत्वपूर्ण पठार, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण पठार। भींगा हुआ रहता है तो मार्कल ही नहीं चलती है, सूख जाएगा तो मिटेगा ही नहीं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पठार, जैसे ऐसा पठार क्या होता है, पठार होता है जैसे यह आपका बेस लाइन बना लीजिए,
1000 मीटर नीचे यदि आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, यह हिल हो जाएगा। 1000 मीटर ऊपर चल जाइएगा तो क्या हो जाएगा, यह पर्वत हो जाएगा। ये सब कहानी बता दिए हैं जी। यह हो गया आपका पहाड़, उसके बाद में यह हो गया पर्वत, और 1000 मीटर ऊपर जाने के बाद यह समतल हो गया, ठीक है, प्लेन हो गया। तो इसी को बोला जाता है पठार। बात समझ में आई? तो चलो कुछ महत्वपूर्ण पठार के बारे में बताता हूं। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका धारवाड़ का पठार। कहां पर है? तो यह कर्नाटक। पहला धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार कहां पर? तो यह कर्नाटक, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा सोना जो है ना यही से निकलता है भारत में, ठीक है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक, ठीक है। सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है, सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है कहां पर? तो यह आपका धारवाड़ का पठार में। कहां पर है? तो कर्नाटक में, भारत में बता रहे हैं जी। दूसरा आप लिख लीजिएगा रायसीना का पठार, रायसीना का पठार कहां पर? तो यह आपका है रायसीना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में विदर्भ का पठार, विदर्भ का पठार, यह कहां पर? ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास। उसके बाद में और चौथा लिख लो बस्तर का पठार, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहां पर? महाराष्ट्र, ठीक है। इसी को नागपुर भी लिख दो ब्रैकेट में। उसके बाद में तमिल का पठार, तमिल का पठार तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। और कोई छूट गया तो बोलिए। यह जो है ना इंपॉर्टेंट जो है हमारे जो जो दिमाग में है वह हम क्या किए, लिखते चले, ठीक है। विंध्याचल का पठार लिख लो, ठीक है। लिखो 7वां विंध्याचल का पठार, विंध्याचल का पठार कहां पर? नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर। उसके बाद में मालवा का पठार, मालवा लिखे हैं नहीं लिखे हैं? राजस्थान, मालवा का पठार, मालवा का पठार एगो जो है ना इसमें सुधारे पड़ेगा जी, राजस्थान। 1 मिनट। विदर्भ का पठार जो है ना वह कहां पर है? तो विदर्भ का पठार हमको लिखना है, विदर्भ का पठार को 1 मिनट। विदर्भ का पठार नागपुर में भी पड़ता है, विदर्भ का पठार नागपुर, मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, नागपुर, ठीक है। महाराष्ट्र, समझ में आ रही बात? छोटा नागपुर का पठार महाराष्ट्र हो गया। तमिल पठार तमिलनाडु, विंध्याचल का पठार नर्मदा नदी के ऊपर, मालवा का पठार राजस्थान। और लिखोगे मेघालय का पठार, मेघालय, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार यह कहां पर है? तो मेघालय में, ठीक है। चलिए, तो यह जो है कुछ जो है इंपॉर्टेंट पठार है, तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। धारवाड़ का पठार कहां पर? कर्नाटक। रायसीना का पठार आंध्र प्रदेश। विदर्भ का पठार जो है वह नागपुर, महाराष्ट्र। उसके बाद क्या लिखिएगा? बस्तर का पठार छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर का पठार यह झारखंड जी, महाराष्ट्र क्यों? झारखंड, सबसे ज्यादा कोयला यहीं पर निकलता है, झारखंड सबसे ज्यादा कोयला निकलता है, सबसे ज्यादा कोयला निकलता है, ठीक है। उसके बाद में तमिल का पठार तमिलनाडु, विंध्याचल का पठार नर्मदा नदी के ऊपर, मालवा का पठार राजस्थान, और मेघालय का पठार जो है वह मेघालय में। तो इस तरह से क्या है आपका कुछ महत्वपूर्ण पठार है। तो देखो यह बात जो है ना कोई हार्ड नहीं है। याद रखिएगा कि भारत जो है सबसे पहले मकर रेखा पर थी, सिंपल कहानी। उसके बाद में 5 सेंटीमीटर खिसकते गया, खिसका होगा तो जा करके ना किसी से टकराया होगा, तेथिस सागर से टकराया, तो टकराने के कारण हलचल हुई अरब सागर में, तो मिट्टिया बाहर निकला, ज्वालामुखी बाहर निकले, ज्वालामुखी की लावा जो है ना वह फैलते चला गया, और फैल करके क्या किया, यह निर्माण किया ट्रैप का, ठीक है। और यही कारण देखो होता क्या है कि लावा जब बाहर निकला कि नहीं, तो दक्षिण वाला भाग जो है ना धीरे धीरे ऊंचा हो गया, और जो समतल क्षेत्र था ना वह क्या हो गया, नीचा हो गया। धीरे धीरे भाग ऊंचा हो गया, ऊंचा होते होते जो है ना नीचे फिर आया, तो यह घाटी का निर्माण किया। तो यही कारण है ना कि दक्षिण का भाग क्या है, ऊंचा है, जबकि उत्तर का भाग जो है ना वह आपका नीचा है। यह आपका भारत, ठीक है। यहाँ अरब सागर, अरब सागर से ज्वालामुखी बाहर निकला, तो ज्वालामुखी जब बाहर निकलेगा तो लावा यह बाहर आएगी, और लावा बाहर आएगा कि नहीं, तो धीरे धीरे यह पठार क्या होंगे, ऊपर होते चले जाएंगे, और आसपास का क्षेत्र जो है ना वह ऑलरेडी नीचे हो जाएगा। जब यहाँ मिट्टी भरेंगे, लावा भरेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह ऊंचा हो जाएगा, और बाकी का जो पहले का क्षेत्र था वह नीचा हो जाएगा, और धीरे धीरे यह क्या होगा, मुहाने पर आने के बाद कम हो जाएगा इसकी ऊंचाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी
घाटी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो कुछ जो है महत्वपूर्ण पठार जैसे धारवाड़ का पठार, कर्नाटक में रायसीना का पठार, आंध्र प्रदेश विदर्भ का पठार, नागपुर में बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर का पठार, झारखंड सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। उसके बाद में तमिल का पठार, तमिलनाडु विंध्याचल पठार नर्मदा नदी के ऊपर, मालवा का पठार राजस्थान, मेघालय का पठार जो है वह मेघालय में है। और यही कारण है, और कहानी बताए, कृष्णा नदी को देख लीजिए, कावेरी नदी को देख लीजिए, और उसके बाद में और कौन हो जाएगा, गोदावरी नदी को देख लीजिए। यही सब पठार के कारण होता क्या है ना, कि यह नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नहीं तो सीधा यह अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद में नर्मदा नदी को देख लो, नर्मदा नदी जो है ना, यही पठार के कारण क्या होता है, यह अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद में ताप्ती नदी के पीछे क्या है, आपका अजंता पर्वत है, और यही कारण है ना कि ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिर जाती है। बताए कहानी, 1 मिनट मिटार लेने दो, ठीक है। चलिए पूरा अच्छा से समझते चलिएगा। देखो होता क्या है, यह आपका क्या है, भारत, ठीक है। ले चलिए नहीं रहा है जी मार्कल, जब जब मिटार रहे हैं तब तब मार्कल इंक ही छोड़ दे रही है। चलो कोई बात नहीं, यह आपका भारत है, ठीक है। यह यहां पर क्या है, आपका नर्मदा नदी निकली। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो यह अमरकंटक से निकलती है। जो नर नहीं मरेगा वह कैसा होगा, तो वह जो है ना आपका अमर होगा, ठीक है। तो नर्मदा नदी यहां पर लिख देता हूं। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। और नीचा कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। नीचा सतपुड़ा के पीछे सतपुड़ा, नीचे सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। और उसके बाद में पीछे मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत। अब यह सब पर्वत के कारण क्या है, इधर जाना चाहिए था नर्मदा नदी को, बंगाल की खाड़ी में, लेकिन यही सब के कारण होता क्या है कि नर्मदा नदी जो है ना वह सीधे निकल जाती है कहां, तो अरब सागर में निकल जाती है, ठीक है। इसको हलचल नदी बोला जाता है। उसके बाद में देखो यही पर्वत के कारण क्या है ना, आपका अरब सागर में से नहीं गिरने के कारण यह कृष्णा नदी, उसके बाद में कावेरी नदी और गोदावरी नदी कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी देखो राजस्थान, यहां पर ताप्ती नदी, ताप्ती नदी राजस्थान, और इसके जस्ट पीछे क्या है, अजंता पर्वत है। अजंता पर्वत होने के कारण भी क्या है, आपका ताप्ती नदी कहां गिर जाती है, तो यह अरब सागर में गिर जाती है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो यही तो प्रायद्वीपीय मैदान का निर्माण है। उसके बाद में आप तटीय मैदान के बारे में बता रहा हूं कि तटीय मैदान क्या है, मिटा दें कि तटीय मैदान है क्या भारत का। प्रायद्वीपीय समझ में आ गई तो बोलिए। उसके बाद में अब तटीय मैदान, तब आ जाएगा द्वीप वगैरह, तब आ जाएंगे ऋतु, मानसून, जलवायु, यही सब तो है। तटीय मैदान, तटीय मैदान क्या है, प्रायद्वीपीय तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे जो है पठार बना। तटीय मैदान, तटीय मैदान है क्या, तो सुनो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यह आपका भारत, ठीक है, यहां आपका अरब सागर है, यहां आपका बंगाल की खाड़ी है, यह आपका प्रायद्वीपीय मैदान है, यही ना आसपास का क्षेत्र, यह प्रायद्वीपीय मैदान, और यह वाला भाग जो बचा हुआ है क्या, खाली जगह, यह आपका हो जाएगा तटीय मैदान। तो प्रायद्वीपीय मैदान के बीच का भाग को तटीय मैदान बोला जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय मैदान के बीच का भाग तटीय मैदान कहलाता है, तटीय मैदान कहलाता है, ठीक है। अब सुनो, प्रायद्वीपीय मैदान के बीच का भाग तटीय मैदान कहलाता है। सबसे पहले होता क्या है कि अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर से जितने सारे बोले, सुनो सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर यहां पड़ता है, और टेम्परेचर जब होती है कि नहीं, तो अरब सागर से पानी जो है ना वह इवोपरेट कर जाता है, और इवोपरेट करने के बाद यहाँ केरल, ठीक है, केरल में जाकर के टकराता है, और जैसे ही टकराता है कि नहीं, तो सबसे पहले बारिश हो जाती है कहां पर, केरल में। इसीलिए जो है ना केरल को क्या बोला जाता है, मसालों का राज्य बोला जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ना केरल में मसाला होता है। उसके बाद में और बता देते हैं, मसाला हो गया, और कॉफी वगैरह जो है ना वह आसाम में होती है। तो मसाला के लिए जो है वह केरल याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी है, जबकि इधर से आएगा ना तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा इस क्षेत्र में, उत्तर और पूर्वी वाला क्षेत्र में। अभी बताते हैं, 1 मिनट इसको मिटा दें। देखो प्रायद्वीपीय मैदान के बीच का भाग तटीय मैदान कहलाता है। अरब सागर से पानी वाष्प होकर बादल बनाती है, और
केरल में सबसे पहले वर्षा करती है, केरल में वर्षा करती है, ठीक है। इसीलिए केरल की मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी जो है ना यह आपका लेटेरोइड है, लेटेरोइड मिट्टी। और यह मिट्टी किसके लिए उत्तरदायी है जी, तो मसाले के लिए उत्तरदायी है, मसाले के लिए उत्तरदायी, ठीक है। चढ़ता हुआ मानसून के बारे में बताता हूं कि चढ़ता हुआ मानसून क्या है, तो यही ना है आपका, यहां पर आपका भारत मान लो, यही वाला आपका भारत है। बोलो अब अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ केरल, तो यहाँ से टकराया तो देख लो, यह वाला पश्चिम, यह वाला पूरब, यह हो गया आपका पश्चिम, और यह हो गया पूरब, यह हो गया आपका दक्षिण, और यह हो गया आपका उत्तर, यही ना। तो पश्चिम और दक्षिण, ठीक है, समझ में आ रही है बात। उससे उत्तर और नीचे नीचे होता है ना दक्षिण। सुनो, तो पश्चिम और दक्षिण क्या है, चढ़ता हुआ मानसून की दिशा है। सबसे पहले जो है ना जून के पहला सप्ताह में मानसून चढ़ती है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है, ठीक है। सबसे पहले मानसून कहाँ चढ़ती है, केरल में, ठीक है। और वहां सबसे पहले चढ़ करके और क्या करा देती है, वर्षा करा देती है, जिसके कारण यहाँ पर मसाले बहुत अच्छा हो जाते हैं, ठीक है। तो चढ़ता हुआ मानसून की दिशा सुनो, चढ़ता हुआ मानसून, मानसून की दिशा कौन सा हो जाएगा, तो चढ़ता हुआ मानसून की दिशा दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण हो गया और उसके बाद में पश्चिम हो गया। चलो मानसून को हम लपेट लेता हूं। मानसून है क्या, मानसून जो है ना यह अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा मानसी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दिशा बदलने वाली पवन, ठीक है। लिखो, यह अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, मानसी जो है ना, मानसून मानसी वर्ड से बना हुआ है, और मानसी क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दिशा बदलने वाली पवन, दिशा बदलने वाली पवन, ठीक है। दिशा बदलने वाली क्या हो गया आपका, पवन हो गया। तो अरबी भाषा का शब्द क्या है आपका, मानसी, और इसका अर्थ होता है दिशा बदलने वाली पवन। नोट में बात याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है ना मानसून कहाँ चढ़ता है, तो यह चढ़ता है आपका दक्षिण और उसके बाद में पश्चिम, केरल में। चढ़ता हुआ मानसून, चढ़ता हुआ मानसून की दिशा लिख दिए, चढ़ता हुआ मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम, और वर्षा कहाँ होता है, चढ़ता हुआ मानसून, मानसून से वर्षा होती है केरल में। उसके बाद में कब चढ़ता हुआ मानसून है जी, यह जून के पहले सप्ताह में चढ़ता है, ठीक है। जून के पहले सप्ताह, जून के पहले सप्ताह में मानसून चढ़ता है, ठीक है, चढ़ता है। और 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून फैल जाता है, ठीक है, मानसून फैल जाता है, ठीक है। मानसून समझ में आई बात। जून के पहले सप्ताह में मानसून चढ़ता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। उसके बाद में और सुनो, उसके बाद उत्तर भारत में जब मानसून लौटता है ना, तो कहां पर वर्षा होती है, पंजाब में। और लौटते हुए मानसून से जो है ना पश्चिमी विक्षोभ से 3%, और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। उत्तर भारत में चढ़ते हुए मानसून से पंजाब में होता है और उतरते हुए तमिलनाडु। चलो मैप बनाता हूं पहले। यह आपका भारत, यहां पर अरब सागर, पानी यहां से इवोपरेट किया और जा करके टकराया कहां, तो यह टकराया है आपका केरल में। तो केरल में क्या हुआ, टकराया। अच्छा किससे टकराएगा जी, तो यहां पर टकराएगा कोई पर्वत होगा, ठीक है। कौन सा पर्वत है, तो अन्नामलाई, अनाईमुडी, यही ना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलता है। नीलगिरी की पहाड़ी है, और नीलगिरी की ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा। लिखे, कितना बात बताए जी। आसपास का क्वेश्चन को देखो पकड़ना होता है कैसे, तो सुनो, यहां पर यह आपका भारत, ठीक है, यहां आपका केरल है, ठीक है, यहां आपका अरब सागर, यह आपका हो गया पश्चिमी घाट, और यह आपका पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलती है वहां पर कौन सा पर्वत है, नीलगिरी की पर्वत है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो डोडा बेटा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी। उसके बाद में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी ही। और पूर्वी घाट का ऊंचाई चोटी जो है ना सबसे कौन है, तो आपका है महेंद्रगिरी। खूब पूछता है जी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यह आपका है महाबलेश्वर, नहीं तो कलसुबाई, ठीक है। चलो बात को बताता हूं। जनरली महाबलेश्वर को बोला जाता है ना कि छोटा है थी, अरे शिव के शिवलिंग से क्या हुआ है, यहाँ पर प्रकट हुआ है, यहाँ से 5 नदी निकलती है, सावित्री, गंगोत्री, इस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ जो है आपका कौन सा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलती है वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी है। लिखो नोट में। देखो ज्योग्राफी पढ़ने का अर्थ होता है कि आसपास के क्वेश्चन को लपेटना,
ठीक है। चलिए, तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जहां मिलती है वहां क्या है, वहां नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है। अब सुनो, नीलगिरी की जब पहाड़ी है तो इसका ऊंचा चोटी लिख लो, नीलगिरी की ऊंची चोटी, नीलगिरी की ऊंची चोटी, पर्वतों में जो सबसे ऊंचा हो जाएगा ना उसी को चोटी बोलेंगे, ठीक है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ऊंची चोटी डोडा बेटा, ठीक है। उसके बाद में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी, तो अन्नामलाई पर्वत है और इसकी ऊंची चोटी अनाईमुडी, लिखो अन्नामलाई सब तमिलनाडु के पास है। अन्नामलाई पर्वत एक ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, अनाईमुडी, ठीक है। और यह है क्या, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, यह सवाल आई हुई है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपका अनाईमुडी, अन्नामलाई पर्वत का, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए क्या, आपका पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, तो महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सब यह रटंत विद्या है जी, ऊंची चोटी कोई समझदारी नहीं, एकदम आराम से समझते चलो। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, महेंद्रगिरी। अब जो सोचेगा ना कि समझ लेंगे और उसके बाद में काम हो गया, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, और पश्चिमी घाट बता दिए, पश्चिमी घाट की अनाईमुडी। उसके बाद में महाराष्ट्र का कौन सा, महाबलेश्वर कलसुबाई, लिखो महाराष्ट्र की ऊंची चोटी। अच्छा, अनाईमुडी हो गया ना जी, अनाईमुडी पश्चिम घाट और महाराष्ट्र की महेंद्रगिरी। अनाईमुडी की पूछता है कि ऊंचाई कितना है, 2695 मीटर, ठीक है। अन्नामलाई अनाईमुडी एक कितना है ऊंचाई, तो एक जो है ना आपका 2695 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की ऊंची चोटी कलसुबाई, ठीक है, यही तो बात है। बोलिए, तो अब सुनो, यही बात बता रहे थे ना कि यहाँ अरब सागर है और यहाँ जाकर के केरल में टकरा रहा है, बारिश जो है ना कैसे हो जाएगी, तो टकराना पर्वत का होना बहुत जरूरी है। यदि पर्वत नहीं रहेगा तो इवोपरेट पानी कर रही है तो वह ऊपर चला जाएगा। अरावली पर्वत देख लो, राजस्थान में क्या पूरे बारिश नहीं होती है, होती है, कम होता है। अरावली पर्वत जो है ना इस तरह से यदि रहता राजस्थान में तो काम हो जाती, नीचे से उठता वाष्प होकर के पानी और जाकर के अरावली पर्वत से टकराती तो आराम से जो है ना राजस्थान में फुल बारिश होता। लेकिन अरावली पर्वत जो है ना मिडिल में ऐसे पड़ जाता है, हल्का टकराता है तो वर्षा होती है, ठीक है। और यही भाग देख लीजिए, इसके पीछे विंध्याचल पर्वत है, जाकर के टकराता है तो नर्मदा नदी में बाढ़ ला देता है। इसीलिए नर्मदा नदी को जो है ना इसको क्या बोला जाता है, चंचल नदी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है। नर्मदा नदी में जो एक बार गिरेगा कि नहीं तो सीधा अरब सागर में मिलेगा, मध्य प्रदेश में गिरेगा और सीधा आकर के मिलेगा कहां पर, अरब सागर में, बीच में कहीं नहीं दिखाई देगा। यह इतना ज्यादा चंचल होता है कि देख लो पीछे जो है ना आपका अरावली पर्वत, राजस्थान सबसे पुराना पर्वत है जी, नहीं टकराता है और बारिश नहीं होती है राजस्थान में। जाके विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकाल पर्वत, आप झारखंड में देख लीजिए कौन सा हो जाएगा जी, राजमहल की पहाड़ी, यह सब टकरा करके। और आप देख लीजिए आपका मेघालय में गारो, खासी, जंथिया, ये सब की पहाड़ी है और वहां से टकरा करके मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी में, ठीक है। मानसीराम चेरापूंजी 1400 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, लेह लद्दाख में होता है सबसे ऊपर। यह सब सवाल पूछा हुआ है, मिटा रहे, बोलिए, ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट मिटाने दो तब अच्छा से और समझाएंगे, ठीक है। तो चढ़ते हुए मानसून की दिशा समझ में आई, कौन सा, दक्षिण पश्चिम। उसके बाद में चढ़ते हुए मानसून से सबसे पहले वर्षा कहां पर होती है, तो यह होता है केरल में, ठीक है। कहां पर, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में पंजाब। लौटते हुए मानसून से कहां पर वर्षा होती है लास्ट में, तो यह तमिलनाडु में होती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, हाँ। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहां मिलती है, यह सब हो गया। जून के पहले सप्ताह में मानसून चढ़ता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद में उतरते हुए मानसून की दिशा कहां है, तो उतरते हुए मानसून की दिशा जो है ना वह आपका पूर्वी और उत्तरी, ठीक है, उत्तर पूर्व। उतरते हुए मानसून की दिशा उत्तर और पूर्व, और वर्षा कहां पर होती है, पंजाब में। उतरते हुए मानसून की दिशा क्या है, तो उत्तर पूर्व। और वर्षा कहां पर होगी इससे जी,
वर्षा होगा आपका पंजाब में, ठीक है। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहां पर होगी, लौटते हुए, इससे जो है ना उतरते हुए मानसून की दिशा उत्तर पूर्व 77% जो है ना क्या होती है, वर्षा होती है। और चढ़ते हुए मानसून से 83% होती है। 17% जो है ना उतरते हुए मानसून से होता है वर्षा, और 83% से जो है ना वह चढ़ते हुए मानसून से वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ से जो है ना वह 3% वर्षा होती है। 100% हो गया। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। और लिखो पश्चिमी विक्षोभ से 3% वर्षा होती है, ठीक है। वर्षा होती है। बात समझ में आई वर्षा वाला? बोलिए। तो मानसून वाला बता दिए। अब बता देता हूं क्या द्वीप के बारे में, उसके बाद में ऋतु बता देते हैं, और उसके बाद कहानी खत्म करके कल मिट्टी बताएंगे, ठीक है। बोलना बड़ा आसान होता है जी, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या, द्वीप। द्वीप क्या है? चारों तरफ पानी, बीच में खाली जगह, उसी को द्वीप बोलते हैं। ये सब सवाल नहीं पूछेगा कि द्वीप क्या है, ठीक है। कुल द्वीप की संख्या कितना है? 36 गो। संख्या क्या है कल? 36 गो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में कावारती, लक्षद्वीप, उसके बाद में कावारती, उसके बाद द्वीप हो गया। आइलैंड की संख्या कितना है जी? आइलैंड की संख्या जो है ना आपका 572 पूछ सकता है। 572 वो एग्जाम्पल में कौन सा आपका? अंडमान निकोबार क्या है? तो अंडमान निकोबार जो है ना यह आपका आइलैंड है। यहाँ का जाति जो है ना कौन सा है? तो सेंटलीज जनजाति। यह सबसे सेकंड खूंखार जनजाति है जी। सेंटलीज जनजाति कहां पर है? तो सेंटलीज जनजाति अंडमान निकोबार में ही है। और यह क्या है? सेकंड आपका खूंखार जनजाति, सेकंड खूंखार। यरवा जनजाति जो है ना, जरवा होता है, यह सबसे पुरानी जनजाति। यरवा जनजाति जो है ना, यरवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति कौन है? तो सबसे पुरानी जनजाति आपका यरवा जनजाति है, ठीक है। तो संख्या द्वीप का कई गो? 36 गो। लक्षद्वीप, कावारती, आइलैंड 572, अंडमान निकोबार क्या है? आइलैंड है। सेंटलीज जनजाति सब सेकंड खूंखार जनजाति, यरवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण द्वीप तेरे लिखता हूं, कुछ महत्वपूर्ण द्वीप, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण द्वीप में जो है ना सबसे पहले आपका आता है कौन सा? पंबन द्वीप, ठीक है। कहां पर? तो पंबन द्वीप जो है ना वह तमिलनाडु में। हवाई द्वीप कहां पर है? तो हवाई द्वीप जो है ना यह आपका है उड़ीसा में, ठीक है। और उसके बाद लिख लो हरिकोटा, यह आंध्र प्रदेश में। चलो बताता हूं। पहला जो है आपका पंबन द्वीप, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब्दुल कलाम द्वीप। पहल का नाम है जी यह पंबन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। यह कहां पर? तो ओडिशा। उसके बाद दूसरा लिख लीजिए, क्या आपका? पंबन द्वीप हो गया, अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। और श्रीहरिकोटा, यहीं से तो अंतरिक्ष छोड़ा जाता है जी, इसरो। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद में और लिखो, पंबन द्वीप हो गया, अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको बिलर द्वीप बोला जाता है जी, वेरी सॉरी, बिलर द्वीप, या इसी को बोलिए पंबन द्वीप। बिलर द्वीप हो गया आपका, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। उसके बाद में पंबन द्वीप तमिलनाडु, ठीक लिख रहे थे, ठीक है। पंबन द्वीप क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। पंबन द्वीप तमिलनाडु। उसके बाद में चौथा लिख लो आपका न्यू मुने द्वीप, यह आपका बंगाल, ठीक है। तो यह जो है क्या आपका कुछ महत्वपूर्ण जो है ना आपका द्वीप है। बेलीगटन द्वीप केरल, लिखोगे, लिखो बेलीगटन द्वीप केरल। उसके बाद में आलिया बेट और खादिया बेट, आलिया भट्ट नहीं बोल रहे, गुजरात के खंबात की खाड़ी। छठा लिख लो आलिया भेट एवं खादिया भेट, यह कहां पर है? तो गुजरात के खंबात की खाड़ी में, गुजरात के खंबात की खाड़ी में, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यह मिटा दिए,
मिटा दे। चलिए, इतना यदि बात याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताता हूं इसमें कि मानसून क्या है, ये तो बता दिए। जलवायु क्या होता है जी, और उसके बाद में मौसम क्या होता है बताइए। मौसम होता है ना कि जो बदल जाए क्षण भर में, उसी को हम लोग बोलते हैं मौसम। और उसके बाद जो नहीं बदले, किसी एवरेज साल का लिया जाता है 10 से 12 साल का, वह कहलाता है जलवायु। ठीक है, यह सब क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चा वाला। ऋतु, ठीक है, ऋतु के बारे में कहानी सुनो। ऋतु क्या होता है, भारत में ऋतु 4 प्रकार के होते हैं। भारत में ऋतु 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। पहला हो गया आपका कौन सा, तो पहला हो जाएगा शीत ऋतु, शीत ऋतु। दूसरा हो जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। सवाल पूछता है कि भारत जो है ना किस रेखा पर होती है, बस शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद में बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। और सातवां चौथा लिख लो शरद ऋतु, शरद ऋतु। देखो शीत ऋतु का जो है ना काल कब होता है, दिसंबर से मार्च, दिसंबर से मार्च होती है। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु मार्च से सितंबर, सितंबर। उसके बाद में बसंत ऋतु, यह मार्च हो गया, मार्च से जून, वेरी सॉरी, जून। जून से क्या हो जाएगा आपका सितंबर, और सितंबर से क्या हो जाएगा आपका दिसंबर। ठीक है, समझ में आई बात। यही तो है शीत ऋतु दिसंबर से मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, बसंत ऋतु जून से सितंबर तक, और शरद ऋतु सितंबर से दिसंबर तक। जैसे सुनो, यह आपको बताता हूं, 180 डिग्री अक्षांश को क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश या 180, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्क रेखा, और यह हो जाएगा आपका मकर रेखा, कर्क रेखा। उसके बाद में यह हो गया आपका मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा, और यह बीच का हो जाएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर भारत रहेगा तो बहुत गर्मी पड़ेगा। दिसंबर के महीने में जो है ना ठंडा पड़ता है, क्यों, क्योंकि भारत जो है ना वह कहाँ होता है, मकर रेखा पर होती है। ठीक है, नोट में बात लिखे, मकर, ऐसे लिखो, दिसंबर में, दिसंबर में भारत मकर रेखा पर स्थित होता है, मकर रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, इसीलिए भारत में क्या है जी, दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ेगा। यहां से दिसंबर उठाओ, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में कहां पर आएगा, तो विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो यहाँ दिसंबर, मार्च में कहां पर है जी भारत थी, यह भारत जो है ना शीत ऋतु आपका दिसंबर में भारत मकर रेखा पर स्थित होता है। भारत हम बोल रहे हैं सूर्य ना, वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर स्थित होता है। सूर्य के उठाओ यहां से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और मार्च में सूर्य कहां पर होता है, तो यह होता है आपका विषुवत रेखा पर। ठीक है, मार्च में सूर्य कहां पर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर सूर्य कब होता है, मार्च में। तो यहां मार्च लिख देता हूं। ठीक है, मार्च से लेकर के जून तक होगा कि सितंबर तक, मार्च हो गया, यहां अप्रैल, मई, जून। ठीक है, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। तो जून यहां पर कर्क रेखा, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो मार्च से सितंबर तक कहां, समझ में आ रही कि सब बाउंस कर रहा है जी। विषुवत रेखा पर सूर्य कब होगा, मार्च और सितंबर में। उसके बाद में कर्क रेखा पर कब होगा, तो जून और जुलाई, जून और जुलाई। उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर और जनवरी के महीना में जो है ना मकर रेखा पर होगा सूर्य। यही कारण है ना कि ग्रीष्म ऋतु आपका कब, जून जुलाई में। देखो सबसे ज्यादा जो है ना आपका गर्मी पड़ती है। ठीक है, बोलिए, सबसे ज्यादा मई के महीनों में गर्मी रिकॉर्ड किया गया है। ये सब कहानी बताए, कर्क रेखा पर होगा ना तो सूर्य की लाइट एकदम सीधे पड़ेगा तो गर्मी पड़ेगी ना, बोलिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मई में और उसके बाद में जून जुलाई में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है भारत में, क्योंकि सूर्य कहां होता है, कर्क रेखा पर होता है। उसके बाद में दिसंबर में मकर रेखा पर होता है, इसलिए ठंडा पड़ती है। और विषुवत रेखा पर मार्च और सितंबर के महीना में। ठीक है, नोट में बात यहां पर लिखे, सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है, सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी मई के महीनों में। कहां पर, भारत में जी, रिकॉर्ड किया गया है मई के महीनों में।
उसके बाद में देखो गर्मी के दिनों में गर्मी ज्यादा क्यों पड़ती है, इसलिए ना कि जो हवा होती है वह क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, उसकी प्रेशर जो है ना वह कम हो जाती है, ठीक है, और उसके अंदर का जो जलवाष्प है ना वह सूख जाता है, धीरे जलवाष्प जो है वह सूख जाता है, प्रेशर कम हो जाती है, हवा जो है ना ऊपर उठ जाता है, और हवा जब ऊपर उठता है तो तेज हवाएं चलने लगती है, ठीक है, चारों तरफ से हवाएं आती है खाली जगह को भरने के लिए ना, तो उसको आंधी कहा जाता है, ठीक है। बोलिए, तो गर्मी के दिनों में गर्मी ज्यादा क्यों लगती है, तो यह कारण इसलिए है कि प्रेशर कम हो जाता है, हवाएं ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठने के साथ क्या हो जाता है, हवाएं तेज चलने लगती है। जबकि ठंडा के दिनों में शीतलहर होता है, पानी के कारण उसका डेंसिटी ज्यादा है, उसके बाद में प्रेशर ज्यादा है, जिसके कारण वो हवा जो है ना नीचे आ जाएंगे, और हवा जब नीचे आ जाएंगे कि नहीं, शीतलहर वाला हवा, तो क्या होगी, ठंडा लगेगी, ठीक है। और नोट में एक और बात लिखोगे, चारों तरफ खाली जगह, खाली बीच में खाली जगह, और उस खाली जगह को चारों तरफ से हवाएं आती है भरने के लिए, तो हवा तेज हो जाती है, जिसे आंधी बोला जाता है, ठीक है। बीच की खाली जगह, बीच के खाली जगह, खाली जगह धीरे धीरे चलता है जी हवा, तो उसको समीर बोला जाता है, ठीक है। बीच के खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आती है और इससे हवा तेज हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे आंधी कहते हैं जी, जिसे आंधी कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, आंधी को कई सारे नामों से जाना जाता है, मिटारे, आंधी को जाना जाता है जैसे आपकी काल बैसाखी बंगाल में बोला जाता है, उसके बाद में बोडो चिल्ली असम, ठीक है, तो बोडो और चिल्ली बोला जाता है असम में आंधी को, लिखे, ध्यान से समझते चलिएगा। पहला जो है आंधी के कई सारे नाम से जाना जाता है राज्य में। पहला आपका काल बैसाखी, काल बैसाखी कहां बोला जाता है, तो यह बंगाल में बोला जाता है। उसके बाद में दूसरा धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी कहां बोला जाता है, यह पंजाब में बोला जाता है। उसके बाद में तीसरा लिख लो, लू कहां बोला जाता है, कि लू चल रहा है अब, तो लू जो है ना यह यूपी और बिहार में बोला जाता है, यूपी बिहार में। और चौथा लिख लीजिए बोडो चिल्ली, बोडो और चिल्ली, बोडो चिल्ली कहां बोला जाता है, तो आसाम में बोला जाता है। तो आसाम में आंधी को क्या बोला जाता है, तो बोडो और चिल्ली बोला जाता है, ठीक है। और यदि मानसून से पहले आ जाता है मानसून, तो उसको प्री मानसून बोला जाता है। और प्री मानसून क्या होता है, कॉफी के खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आसाम में जो है ना इसको लोग क्या बोलते हैं, 30 आवर बोलते हैं, लिखे प्री मानसून, प्री मानसून। कल वाला में मिट्टी बताएंगे जी, यह सब कहानी छोटा मोटा है। प्री मानसून, समय से पहले आया हुआ मानसून, समय से पहले आया हुआ मानसून, यह क्या कहलाता है, प्री मानसून कहलाता है, समय से पहले आया हुआ मानसून। जैसे यहां पर आसाम में कॉफी के लिए उत्तरदायी होती है, प्री मानसून जो है ना कॉफी के लिए उत्तरदायी। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहां से निकलता है जी, बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक, ठीक है। कॉफी के लिए उत्तरदायी, हाँ तो ऐसा सवाल पूछेगा तो विकेट गिरा देगा जी, सब छोटा मोटा। कॉफी के लिए उत्तरदायी है। इसको बाद आसाम में इसको बोला जाता है 30 आवर, आसाम के लोग इसको 30 आवर बोलते हैं। उसके बाद में चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, ठीक है, प्री मानसून को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम कहां पर, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। असम के लोग जो है ना क्या होते हैं, आवाज ठीक ठाक जा रही है, ठीक है, चलिए। तो चेरी ब्लॉसम जो है वह क्या बोला जाता है, यह कर्नाटक में बोला जाता है। उसके बाद में केरल के लोग जो है ना इसको मैंग्रो ब्लॉसम के तहत जानते हैं, ठीक है, इसमें आम जो है ना वह पक जाता है, लिखो मैंग्रो ब्लॉसम, मैंग्रो ब्लॉसम, यह कहां पर, तो यह केरल में। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें आम जो है ना वह पक जाते हैं, आम पक जाते हैं, समझ में आई बात। तो मैंग्रो ब्लॉसम केरल। एक सवाल पूछा था जी बिहार दरोगा में कि मैंग्रो ब्लॉसम का संबंध किससे है, तो प्री मानसून से है, बात खत्म, ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मैंग्रो ब्लॉसम मत मार दीजिएगा कि आम से संबंध है, तो गलती हो जाएगा, ऑप्शन में था। तो प्री मानसून, समय से पहले आया हुआ मानसून, प्री मानसून कॉफी के लिए उत्तरदायी है।
प्री मानसून को असम में 30 आवर बोला जाता है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में बोला जाता है और मैंग्रो ब्लॉसम जो है वह केरल में बोला जाता है। आम इसमें जो है ना वह पक जाता है। उसके बाद आंधी बताया कि चारों तरफ से हवाएं खाली जगह को भरने के लिए आती है ना, तो हवा तेज हो जाती है जिसके कारण जो है आंधी आती है। जैसे कि आपका नाम बताए हैं कि काल वैशाखी आंधी को बोला जाता है बंगाल में, धूल भरी आंधी पंजाब, यूपी बिहार, बोडो चिल्ली जो है ना वह असम में बोला जाता है। तो यही तो बात था ऋतु के बारे में। कल की क्लास में क्या करेंगे, तो आपको स्टार्ट करेंगे मिट्टी के बारे में कि मिट्टी जो है ना कैसे कैसे बना, उसके बाद में कौन सा मिट्टी किस फसल के लिए उत्तरदायी है। और एक सवाल यहाँ से भी आता है, तो हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास किए हैं। क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। और जाते जाते एक ही बात बोलेंगे कि लंद फन के चक्कर में नहीं रहना है और एक ही लक्ष्य रखना है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।